watching अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इमिग्रेशन टू यूरोप। मैं हूं आपकी होस्ट नजदा डार और मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद इमरान। हमने जहां पे बात की कि स्टूडेंट वीज़ास यूरोप में उसका क्या प्रोसेस हो सकता है, स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इमिग्रेशन का क्या पर्पस हो सकता है। हमने डेनमार्क में बात की, हमने कनाडा के ऊपर बात किया और हम अपनी उस सीरीज़ का आगाज़ कर तो चुके हैं, बट अब हम उस कम्युनिटी को कैसे भूल सकते हैं जो बिजनेस माइंड है, जो बिजनेस करना चाहते हैं या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूरोप को। तो यूरोप में, हाँ, आज हम बात करेंगे कौन सी मुल्क में यूरोप के वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। सो इमरान, आई स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बताएं कि अब यूरोप में बिजनेस के क्या हालात हैं और ऐसे कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए या ऑल अराउंड वर्ल्ड जो इस खित्ते से जाना चाहते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, उनसे जाना चाहते हैं, तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज यूरोप में हैं जो फेवरेबल हो सकती हैं? जी शुक्रिया। यूरोप में अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त हम जहाँ पे हैं डेनमार्क। ठीक है। डेनमार्क में जो है इसको बोलते हैं स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा के लिए डेनमार्क में जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आप कोई भी बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंट करके उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपका बिजनेस आइडिया जो है वो यूनिक होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए, और ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए जो कि जॉब्स को जनरेट करे और यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो उसमें उससे मुस्तफीद हो सकें। ओके। और वो बिजनेस प्रपोजल यहाँ पे देते हैं और वो एक पैनल होता है जिसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। उसमें से 5 स्कोर होते हैं, उस 5 स्कोर में से 3.5 अगर आप स्कोर आपको पैनल दे देता है देन यू कैन हम्म। प्रेजेंट योर केस। तो ठीक ये एक है। डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन हम बात करते हैं जहाँ पे आसान है ये प्रोसेस किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए कि वो अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो उस हवाले से जो सबसे इजी प्रोसेस है वो है पुर्तगाल का। ठीक है। पुर्तगाल को हमने कई दफ़ा विजिट किया है और वहाँ पे हमने देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बिजनेस पीपल हैं, बिजनेस पर्सन हम्म। हैं, हम्म। वो अच्छे से अपना बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं और उनके लिए जो है वो इनोवेटिव आइडिया देने की भी जरूरत नहीं है। वो रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हैं, वो कोई शॉप भी ओपन कर सकते हैं, जो कि डेनमार्क में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। डेनमार्क में इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। तो पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये पॉसिबल है। आप कोई भी बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप D2 वीजा कैटेगरी पे यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं। यानी उसमें रेस्टोरेंट का हो सकता है, उसमें केटरिंग का हो सकता है, उसमें हम क्या मेडिकल का भी कुछ होगा कि कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता है वहां पे, एनीथिंग लाइक दैट? हॉस्पिटल खोलने के हवाले से तो एज सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ठीक जब है। तक कि आप एक ऑथराइज्ड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हैं। ओके। तो वो आप अपना क्लिनिक तो खोल सकते हैं ऑब्वियसली, और उसके लिए तो एक लंबी फॉर्मेलिटी है कि आपको वहाँ की जुबान में महारत होनी चाहिए और आपको जो वहाँ का लाइसेंस जो है वो मिलना चाहिए, वहाँ का मेडिकल का एग्जाम पास करना पड़ता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। ये जो दीगर कोई भी बिजनेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम लिया केटरिंग का या रेस्टोरेंट का, हम्म। या कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं, कोई मोबाइल शॉप भी ओपन फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं, कोई डिलीवरी की कोई कंपनी खोलना चाहते हैं कि हम डिलीवर करेंगे हम्म। लॉजिस्टिक्स का। हम्म। तो इस तरह के बहुत से काम है वहाँ पे। हमने बहुत से लोग वहाँ पे देखे हैं जो कि स्क्रैप का काम करते हैं और बड़ा सक्सेसफुली उनका चल रहा है, उसमें उनकी ठीक काफी है। हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है। ठीक है। जी। तो आपने बताया कि ये वो तरीका है। पोर्चुगल के बाद और ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, अगर हम देखें कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास होती है, जो आइडियाज हमारे पास होते हैं, आपने इनोवेटिव आइडियाज का नाम भी लिया, वो भी जरा एक उसकी लिस्ट बताएं कि किस तरह की इनोवेटिव आइडियाज डेनमार्क एक्सपेक्ट करता है। अगर उनमें से कोई ऐसा आइडिया हमारे मुल्क में बैठे या कोई और कहीं बैठे लोग सुन रहे हो, तो वो उसको कोई अपनी मजीद उस पर स्टडी कर कर सकें या उसको मजीद कहीं परवान चढ़ा सके। असल में यहाँ जैसे इनोवेटिव आइडिया से मुराद ये है कि आप एक ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस जो है वो ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। इसको जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क में अगर आप कहते हैं कि जी मेरा प्लान है मैं यहाँ पे आके एक गाड़ियों का शोरूम ओपन करना चाहता हूँ, या मैं
कोई कपड़ों की कोई दुकान खोलना चाहता हूँ, बड़ा एक सेटअप लगाना चाहता हूँ वहाँ पे, तो उसको वो एंटरटेन नहीं करते। ओके। इनोवेटिव आइडिया से मुराद ये है कि वो काम जो है वो एक तो जॉब्स को जनरेट करे प्लस वो यूनिक हो। जैसे एक बिजनेस प्रपोजल हमने पिछले दिनों में देखा कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि जैसे आप मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हैं तो आपको एक रसीद दी जाती है उसकी। हम्म। उस रसीद में जो है वो पेपर की फॉर्म में होती है। तो ठीक है। उन्होंने एक ऐप को क्रिएट किया और उस ऐप की बेस पे उन्होंने जो है वो हर एक स्टोर पे उन्होंने कहा कि ये ऐप को स्कैन करें, क्यूआर कोड से वो स्कैन होगी तो वो रसीद जो है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी, जिसके गुम होने का भी आपको जो है ना वो खौफ नहीं होना चाहिए कि रसीद को, वो हमेशा के लिए आपके उसमें सेव रहेगी। और इसमें पेपर भी सेव होगा और बहुत सारे इसमें जो है ना वो एक जो है वो नेचुरल एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो बिजली की भी बचत होती है। जैसे आइडिया उन्होंने प्रेजेंट किया, इसमें बिजली भी बचेगी, इसमें पेपर भी वेरी बचेगा, इनोवेटिव, इसमें वेरी इनोवेटिव। इनोवेटिव है, वेरी इनोवेटिव। तो इस तरह के कोई आइडियाज हैं वो यहाँ पे जो है, इसलिए जहाँ पे ज्यादा जो है वो एक साल में 75 बिजनेस पर्सन्स को ये अलाउ करते हैं डेनमार्क वाले। एक ओके। इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि एक साल में हम 75 लोगों को ये वीजा देंगे। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन। अ, फ्रांस में ऑब्वियसली हम पिछले दिनों फ्रांस में गए, फ्रांस में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। पाकिस्तानी ठीक बहुत है। से लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की कंपनी उन्होंने ओपन की हुई है। ठीक और है। उसमें उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं जो कि किसी भी एक कंस्ट्रक्शन के इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, हम्म। जिनको जैसे मिस्त्री होते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल वो उन्होंने बिल्कुल। हायर किए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन उन्होंने रखे हुए हैं, प्लम्बर उन्होंने रखे हुए हैं। तो एक ग्रुप बनाते हैं, उस पे वो फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनी ओपन करके। ठीक है। और वो तो विजिट वीजा पे भी कोई जाए और वहां पे जाके इस तरह का कोई सेटअप लगाता है तो देन अपने प्रोसेस को स्मूथली लेके आगे चल सकता है, अगर वो कन्विंस कर लेता है इमिग्रेशन को कि मैं यहाँ पे एक बिजनेस सेटअप जो है वो लगाना चाहता हूँ। अच्छा इमरान, ये तो आपने बताया कि अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से ममालिक में हैं, उसका क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी बताया कि वहां पे अगर आप बिजनेस लेके जा रहे हैं तो आपकी पहले प्रायोरिटी है दैट यू मस्ट जनरेट जॉब्स, क्योंकि देन देयर इज नो पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ पे जैसे कि हम अपने मुल्क में देखते हैं कि रजिस्टर करवा लेते हैं बिजनेसेस तीन तीन चार चार जगहों के ऊपर, बट लेबर या कोई बंदा होता नहीं है, एक ही बंदा बैठा चला रहा होता है, एंड दैट्स दैट। तो वो वहां पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है। अब मुझे ये बताएं इमरान, के प्रोसेस क्या है, कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए अगर आपने इन मुल्कों में इनोवेटिव बिजनेस करना है या वो बिजनेस करना है जो वहाँ के मुल्क आपको इजाजत दे रहे होते हैं। जी, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे डेनमार्क की डिफरेंट है, स्वीडन की डिफरेंट है, नॉर्वे की डिफरेंट है, पुर्तगाल की इजी है। तो हम पुर्तगाल से शुरू करते हैं, वहाँ से एक जो है वो आइडिया एक आ जाएगा, जो अप्लाई है? करना चाहते हैं कि उनको ठीक आइडिया है। हो जाएगा कि क्या प्रोसेस है। डेनमार्क में इसको कहा जाता है D2 कैटेगरी। ठीक है। D2 कैटेगरी में इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपने अपना एक बिजनेस प्रपोजल बनाना होता है। ओके। आप यहाँ पे ये आके काम करना चाहते हैं, आपका पाकिस्तान में भी, अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी आपका एक बिजनेस चल रहा हो, उसके आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, आप फाइलर हों, एनटी एंड टैक्स रिटर्न्स आपकी चल रही हों, कंपनी का एक प्रोफाइल आपका पाकिस्तान में भी ऑलरेडी चल रहा हो। ओके। एक तो ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। और अगर आप वही बिजनेस उसकी एक सेकंड ब्रांच पुर्तगाल में ओपन करना चाहते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। और अगर कोई नया आइडिया लेके आना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो ठीक है। D2 में पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक बिजनेस प्रपोजल जो है वो तैयार करना है। फिर आपने अपनी उसी कंपनी को, उस कंपनी को रजिस्टर्ड करना है आपने पुर्तगाल में, और एक निफ नंबर और सिफ नंबर वहां से इशू होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि हम शुरू से जो है ना वो एजेंट्स की हौसला शिकनी करते हैं कि ये इनसे बचना है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल यहाँ पे भी बचें, लेकिन जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं जो D2 की वर्किंग कर रहे हैं उनसे बचें। हाँ, यहाँ पे आपको एक लीगल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आप कांटेक्ट करें वहाँ पे ऑथराइज्ड जो लॉयर्स होते हैं पुर्तगाल में।
तो वो सर्च करने पे मिल जाते हैं। वो आपसे मामूली सी फीस चार्ज करते हैं, और आपकी वहाँ के जो पेपर वर्क होता है, जिसमें निफ नंबर होता है, सिफ नंबर होता है, आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करना होता है, आपका हम्म। बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, हम्म। ये सारे काम वो करवा देते हैं वहाँ पे। ओके, यानी कि वहाँ के हायर जो सोलिसिटर्स हैं या लॉयर्स हैं, उनके ऊपर होते हैं, वो लीगली जाके ये काम करवाते हैं गवर्नमेंट के साथ। आपने किस तरह की अपने डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, तो क्या वो वेरीफाई भी खुद करते हैं जो हम डॉक्यूमेंट्स उनको दे रहे होते हैं? ऑब्वियसली असल में वेरिफिकेशन का काम जो होता है वो सारा होता है जब आपका इंटरव्यू कॉल आता है। ठीक है। जब जैसे पुर्तगाल का जो डिप्लोमेटिक मिशन है पाकिस्तान में, ठीक है। वो उसको वेरीफाई करेगा। उनका काम सिर्फ ये होता है कि आपने उनसे कहा कि हमने ये बिजनेस ओपन करना है, इसके लिए हमारे जो इनिशियल जो प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल निफ नंबर हमें चाहिए, निस नंबर चाहिए, ये बेसिकली टैक्स के रिलेटेड नंबर्स होते हैं, ठीक है। टैक्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है। वो और आपकी कंपनी एक रजिस्टर्ड करवा देते हैं। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। उस बैंक अकाउंट में आपको जो है ना मिनिमम 15,000 से लेके 20,000 यूरोस तक डिपॉजिट करने होते हैं, जो ठीक है। बिजनेस करना चाहते हैं पुर्तगाल में। और बैंक ओपन वो लॉयर्स वहां पे करवा देंगे आपका। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम्म। इसमें से 500 या 1,000 यूरो किसी सॉलिसिटर को फीस दें तो वो ये आपके सारे काम करवा सकता है। ओके। But you have to make sure that the person you are contacting with is a genuine solicitor. उसमें ओके। इसको मेक श्योर करना जरूरी होता है। ओके। तो उसके बाद आपको जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इंटरव्यू में फिर जो आपका प्रपोजल होता है वो एक लॉन्ग इंटरव्यू करते हैं आपका। ठीक है। आपको वहां पे वेरीफाई किया जाता है, आपको वहां से जो है ना वो आपकी नीयत को टटोला जाता है कि इनका मकसद एक्चुअली में है क्या जाने का। ओके। तो तो वो फिर आपको इमरान, बुला ऐसे भी लेते हैं। चांसेस होते हैं कि आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आपके पास इनोवेटिव आइडिया भी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी है, बट फिर भी आपको किसी भी वजह से वो रिजेक्ट कर सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? पॉसिबिलिटीज इन ए सेंस ये होती है कि आपने जो बिजनेस प्रपोजल दिया है, एक तो है कि आपने खुद बिजनेस प्रपोजल बना के दिया है, एक है कि आपने किसी से कहा कि मुझे बिजनेस प्रपोजल एक बना के दे दें। ठीक है। उसमें जब आपको वो इंटरव्यू करेंगे तो आपको आपके दिए गए बिजनेस प्रपोजल के अगेंस्ट ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर उसका आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सकते हम्म। तो फिर वो उनको डाउट होगा कि ये जो है इनको अपने ही बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है कि ये बेसिकली वहां पे करना क्या चाहते हैं। ओके। तो ओके। जो जो प्रपोजल है उसके अगेंस्ट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और उनके हर क्वेश्चन का आप उनको जो है वो फौरी तौर पे आंसर दें। तो फिर कोई चांसेस नहीं है। अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं कि आपने बिजनेस प्लान कब बनाया, इस बिजनेस के जो है ना वो रूट्स कहाँ से आपको मिले, और आगे जाके ये आप कैसे स्टेब्लिश करेंगे, और हम्म। आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होगा, तो इसमें आपको जो है ना वो टोटल इन्फॉर्मेशन खुद से होनी चाहिए। ठीक और है। यहाँ पे अगर आप गड़बड़ करते हैं तो फिर वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस होते ओके। सो इमरान, जैसे आपने बताया कि कुछ स्टेप्स हैं जहाँ से गुजरना पड़ता है, आपने वो भी एक्सप्लेन किया, कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, इनोवेटिव आइडिया होगा, आपको एक लॉयर की जरूरत पड़ सकती है अपने तमाम काम को लीगली सॉल्व करने में। अच्छा, अब ये बताएं कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप वहाँ पे अपना बिजनेस प्रपोजल दें, कुछ हमारे मुल्क में देखा जाए इमरान, तो लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के थ्रू भी बिजनेस करना चाहते हैं, शायद उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया होता, बट दे हैव एम्पल ऑफ मनी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इट कई रेस्टोरेंट। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है यूरोप में जहां पे आपको लगता है कि आप अगर ये वाला बिजनेस मॉडल बनाते हैं, ये यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव है, यहाँ पे इसकी बहुत ग्रोथ है, यहाँ पे आप लोगों को जॉब भी दे सकते हैं, तो वो आप मुझे जरा हाईलाइट करें। असल में बेटर आइडिया यही होता है कि जो आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं हम्म। आप उसी को वहां पे कंटिन्यू करें। ठीक है। एक तो आपकी उस बिजनेस में एक्सपर्टीज होती है, ओके। आपको आइडिया होता है कि ये बिजनेस, हाँ इंटरव्यू में भी आप उनके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्योंकि वो आपके जो ऑलरेडी बिजनेस जो आपका चल रहा है वो उसके रेलिवेंट ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो है वो, अब ऑब्वियसली आपने जैसे कहा ना कि पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत है। अब पैसा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आया तो है ना उनके पास। ओके। तो वो जो सोर्स है उनके पास पैसा आने का वो भी डेफिनेटली कोई बिजनेस होगा, और हम्म। उसी बिजनेस को अगर वो वहां पे कंटिन्यू करते हैं तो हम्म। फिर ऑब्वियसली वो बिजनेस आइडिया क्लिक भी करेगा। हाँ, अगर कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं तो नए आइडियाज में आपके पास कोई भी काम, हम डेनमार्क के फोल्डर से बाहर निकल आते हैं, पुर्तगाल में ही रहते हैं, या पुर्तगाल में या फ्रांस में,
तो कोई भी काम जो आप समझते हैं कि आप वहां पे जाके उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो ठीक है। आपके जो है ना वो एक्सपर्टीज में नहीं भी आता, हम्म। लेकिन आप उसके लिए होमवर्क इस तरह का करते हैं, प्लॉट इस तरह का डिजाइन करते हैं कि आप उनको प्रूव कर सके कि मेरे पास वहां पे ऑलरेडी एक टीम इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें मैंने लोकल जो आपके नेशनल्स हैं उनको भी मैंने हायर किया हुआ है, और जो है वो जो कुछ कुछ में उसमें इमिग्रेंट्स भी हैं जिनको मैंने हायर किया हुआ है। तो वो एक कंप्लीट पैकेज जो है वो किसी भी बिजनेस में अगर आप प्रेजेंट करते हैं और उसको आप जस्टिफाई कर देते हैं कि यू आर एक्चुअली गोइंग देयर टू डू दिस बिजनेस, हम्म। तो कैटेगरी तो कोई भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन की हो सकती है, होटल्स की हो सकती है, आपकी जो है रेस्टोरेंट की हो सकती है, इवन आप प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ठीक में है। प्रॉपर्टी का होता है, बिल्कुल। सेल परचेज का। सेल परचेज का कुछ प्रॉपर्टीज आप कहते हैं जी मैं खरीद ली है मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आने से पहले ही, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। ठीक है। और आप कोई भी बिजनेस सोच लें जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप जो है ना वो इजीली वहां पे जा सकते अच्छा, तो इमरान, आपने बिजनेस इंडस्ट्री को भी बड़ा एक्सप्लेन कर दी। अब ये बताएं कि कोई तो टाइम पीरियड होगा, इतने टाइम पीरियड में ये काम सॉल्व हो जाता है, महीने लगते हैं, ये इमिग्रेशन टाइप ऑफ प्रोसेस होता है, इसमें डिफरेंट बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हैं। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से टाइम लगता है, हम्म। वैसे तो ये प्रोसेस जो है अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स आसानी से मिल रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो ये प्रोसेस 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ओके। आपका बिजनेस आपने जो फॉर्मेलिटीज हैं यूरोपियन या जैसे पुर्तगाल की, वो आपकी 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं। आपका बिजनेस प्रपोजल हो जाता है, आपकी एक डीड साइन हो जाती है लॉयर के साथ, जिसके ऊपर वो आपका सारी वर्किंग वहाँ पे करता है, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, निफ नंबर मिल गया, सिफ नंबर आपको मिल गया, बैंक अकाउंट आपका ओपन हो गया, उसमें अमाउंट भी ट्रांसफर हो गई। हम्म। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये प्रोलॉन्ग इसलिए होता है कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स का बहुत बड़ा इशू है। जब हम अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें 4 से 5 महीने या कई दफ़ा ये भी होता है कि 8 से 9 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और फिर कारोबार पाकिस्तान में शुरू हो गया हुआ है कि वो अपॉइंटमेंट आपको अगर जल्दी चाहिए तो उसकी ठीक ठाक अमाउंट आपसे मांगी जाती है पाकिस्तान में। ओके। और बिल्कुल। लोग 3 से 3.5 लाख, कुछ लोग 5 लाख रुपए तक भी देते हैं कि मुझे जो है ना वो 10 दिन के अंदर मुझे अपना केस प्रेजेंट करना है, मुझे सबमिशन करवानी है। तो लोग ये भी एक कारोबार बना हुआ है। इसका सोल्यूशन क्या है ये मेरी समझ में तो अब तक नहीं आया कि ये इसको किस तरह वहाँ के डिप्लोमेटिक मिशन को इसको हैंडल करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ है। तो अगर हम कहें कि हम एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेते हैं और नॉर्मल प्रोसीजर को लेके चलते हैं, किसी को कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं देते, तो ये 1 साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो सकता ठीक है। ठीक है। है। सो ये 1 साल का एक अरसा लग सकता है और हम इसके अंदर तमाम चीजें कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जी। ये बताएं कि उसके बाद जब फॉर इंस्टेंस मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा जो प्रपोजल था बिजनेस का मॉडल का वो भी एक्सेप्ट हो गया, अब उसके बाद उस कंट्री में आके वो मजीद उसका क्या सफ़र होगा, उसको क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, किन चीज़ों की उसको केयर करनी पड़ेगी, जो स्टाफ होगा उनकी सैलरीज, क्योंकि देखें पाकिस्तान में मिनिमम वेज ही 25,000 है, 10,000 में भी काम निकलवाया जाता है। बट जब आप एक बिजनेस मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं किसी और मुल्क का, तो क्या उसमें ये होता है कि एटलीस्ट अगर आप किसी इमिग्रेंट को हायर कर रहे हैं या हमारी अपने नेशनल को हायर कर रहे हैं, ये पे स्केल है, इससे इससे इतना या इससे ऊपर ही होते हैं? असल में ये हर कंट्री में एक लेबर मार्केट का एक डिफाइंड सैलरी पैकेज होता ठीक है। है। पुर्तगाल में 820 यूरो है, 820 यूरो मिनिमम जो आपको पे करना ही है हर सूरत में। यही मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया है, और इसी को लेके ज्यादातर जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो इसी को आगे लेके चलते हैं। तो एक तो माइंड में ये होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस आइडिया लेके वहां पे जा रहा हूँ उसके लिए मुझे कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है। हम्म। और वो फिर उसको ये भी प्लान करना है कि ये अगर फॉर एग्जांपल मुझे 5 या 6 एम्प्लॉयज शुरू में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे उनको सैलरीज देनी है। और बिजनेस को रन होने में वैसे ये बिजनेस चल जाते हैं यूरोप, एक ऐसा है अगर आपका आइडिया अच्छा हो तो बिजनेस शुरू दिन से ही वो आपको अर्निंग जो है वो उसमें होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो यही जो है वो उनको जो भी आना चाहते हैं उनको माइंड में यही रखना चाहिए कि 820 यूरो जो है वो पुर्तगाल में मिनिमम सैलरी है,
और जैसे अब डेनमार्क है, डेनमार्क में 120 कोरोना 1 घंटे के मिनिमम सैलरी है। इसी तरह स्वीडन में 130 है मिनिमम सैलरी। नॉर्वे में जो है, और फ्रांस में जो है वो 1600 यूरोज जो है वो मिनिमम सैलरी है। तो कंट्री के हिसाब से जैसे ही कोई प्लान करता है तो उसको बहुत ज्यादा उसके हवाले से स्टडी करना चाहिए कि मैं जहाँ पे अप्लाई करना जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो हम्म, उसमें मुझे जो है ना वो कौन कौन से शुरू में हर्डल्स आ सकते हैं। ठीक बिजनेस है। एनवायरनमेंट जो है वो इजी होता है, वो कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है। अच्छा इमरान, हमने जितने भी प्रीवियस वीलॉग किए हैं, आपने कोई ना कोई सोर्स जरूर बताया है कि आप यहाँ पे जाके, इसकी वेबसाइट पे जाके ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। अगर हमने जो लास्ट अपना किया था कि न्यू ब्रांसविक में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपने बताया कि उनकी एक अपनी वेबसाइट, एफिलेटेड वेबसाइट है, वहां पे जाएं, वो कंपनीज के नेम होंगे। तो ये बताएं कि कुछ लोग सर्च कर रहे होंगे किस तरह का बिजनेस लेके आ सकते हैं हम, मजीद क्या डॉक्यूमेंटेशन दरकार होती है, या वो कंट्री क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगती है अगर बंदा खुद अपने ओन पे काम करना शुरू करे, लॉयर कम्स आफ्टर दैट। तो वो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं जहाँ जाके हम अपनी मिनिमम फीडबैक ले सकते हैं कि हाँ, हमें ये प्रिपेयर करके आगे किसी को हायर करना है, वकील को, ताकि वो केस प्रोसीड कर सके। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे डेनमार्क में जो इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसका नाम है new2denmark.dk। यहाँ पे वो स्टार्टअप वीज़ा को जो है वो उसको स्टडी कर सकते हैं कि उसकी क्या ठीक है। रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है। ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल पुर्तगाल की बात करते हैं, तो पुर्तगाल में वहाँ पे जो इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, आयमा उसको बोलते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में ये आमतौर पे लड़कियों के नाम होते हैं आयमा। तो ये वहाँ का इमिग्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जाके उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और सबसे बड़ा सोर्स जो है वो गूगल अंकल हैं। वो सारी चीज़ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर आप आजकल तो वैसे भी चैट जीपीटी का जो है ना एआई का ज़माना है, तो आप उधर में चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मैंने D2 कैटेगरी के लिए या इस स्टार्टअप वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे जो है ना वो इनिशियल स्टेप्स जो है ना उसके लिए वो गाइड करे। तो वो आपको एक थॉरली एक लिस्ट देगा जिसको फॉलो करके आप इस प्रोसेस को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है। ठीक है इमरान, once again thank you so much for giving us your feedback और information on different thing। हम हमेशा ही चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो नॉलेज आपके पास है इमिग्रेशन को लेके, क्योंकि देखें, हम में से एक्सपर्ट तो वही है जो ट्रैवल करता है, और आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपने लोगों को पहले भी गाइड किया हुआ है, और लोग कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ भी रहे होते हैं, क्योंकि देखें, अगेन अपना वतन यही कोशिश करता है कि जो फीडबैक हमारे चैनल से जाए वो ऑथेंटिक हो। हाँ, जी। वेरीफाई करवाना हर उस बंदे का हक है, वो चाहे तो वेरीफाई करवाए, वो चाहे तो सुन के ही एज इट इज अपने इम्प्लीमेंट भी कर दे। थैंक यू सो मच इमरान, हम फिर थैंक यू। डिफरेंट टॉपिक्स पे बात भी करेंगे। सो बिफोर यू गो, अभी आप किधर है? जी, अभी मैं अपने होम टाउन में ही हूँ जी। अच्छा। वीकेंड था तो अपने घर से चंद कदमों के फासले पे ये हमारा वही शहर है जिसको हमने पिछली दफा जिक्र किया था कि हम इसको ओके। कसूर कहते हैं, करसोआ ओके। है बेसिकली। ओके। तो ये हमारे घर के बिल्कुल बाहर का छोटा सा एक ये एक छोटी सी लेक है। और यहाँ पे बच्चों का लिए एक छोटा सा प्ले एरिया है। और ये एक सिंपल सा व्यू है जो कि इतना मुतासिर कुन शायद व्यूअर्स को ना लगे। चले चले, डिपेंड्स अपॉन, मगर देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि दिखाना, मकसद ये होता है कि हम कुछ अपने आप को इंस्पायर कर सकें। आप सफाई के जी। ऊपर मैं देखती हूँ कि मेरा ये मैसेज होता है, और मुझे याद है आप भी कहते हैं कि हम दिखा के लोगों को ये कॉन्शियस ना करें, लोगों को इनकरेज करें कि अपने मुल्क को भी आप ऐसे संवार सकते हैं। अगर जी आप बिल्कुल। इस चीज को अपने साथ रखते हैं कि जैसे यहाँ ग्रीनरी है, हम भी कुछ करके क्लाइमेट चेंज में अपनी कोई ना कोई काम कर सकते हैं, ताकि हमारे जो हम्म, क्लाइमेट का एक जो इतना प्रॉब्लम चल रहा है उस पे हम सब मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकें। थैंक यू वंस हम्म। अगेन इमरान, आप अपनी फीडबैक हमें जरूर बताइएगा जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं। फिर मुलाकात होगी, और आप किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, कहाँ का वीज़ा आपको उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू बिल्ड शो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
वॉचिंग अपना वतन।